नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमोर्दिन है और स्वागत है इमोर्दिन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है आज इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग करेंगे, जो कि आप सभी का लक्ष्य है 2025 में। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो इससे आपको क्वेश्चन आपको बहुत सारा बनता है। ठीक है, इसमें आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनता है, और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर वाले होते हैं उसमें भी आपको इसका क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग एकदम जीरो से लेकर पूरा जीनियस तक की हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ताकि अगर इसमें जरा भी अगर आपको डाउट रह जाए तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ सकती है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक की सवाल इससे बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरा भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरा बात समझ आ जाए और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो 2025 में बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं या एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। और इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया है, जो कि आपको वास्तविक संख्या और बहुपद का था, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है कि पढ़ो नहीं, दिमाग में फिट करो। तो हम ऐसा पढ़ाएंगे आपको ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए और कभी आप ना भूलें। ऐसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए हमारे वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिया है आपका चैप्टर का नाम, इसको हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मैटर है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग को समझना है और भी गहराई से। देखिए, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले क्या आता है, दो। अगर हम दो की बात करते हैं तो दो क्या होता है, जो नंबर में आता है, क्या जो नंबर में आता है, क्या 1 और 2, वही में कि यही दो कह रहा है। ठीक है, अगर ये जो दो की बात कर रहा है यही दो वाली ही बात कर रहा है। उसके बाद चर की बात आता है। ठीक है, तो चर क्या होता है उस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, चर होता है एक अचर होता है। अब चर में क्या होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले लें हम, एक्स वाई जेड, यानी अल्फाबेट में जितना भी डिजिट होता है मेरे दोस्त, वो सब क्या कहलाता है, चर कहलाता है। यानी कि ABCD में जो भी डिजिट है वो सब आपका चर कहलाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड का ही आमतौर पे एग्जाम्पल में लेते हैं और क्वेश्चन में ज़्यादातर यही यूज होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि चर सिर्फ यही है, हमारा जितना भी अल्फ़ाबेट है ABCD वो सब क्या है, चर है, और हम समय समय से इसका यूज करते हैं। तो चर क्या होता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। सपोज मानिए कि अगर हम क्लास 9th में कुछ वैल्यू निकालने में एक्स का मान माने होइएगा, तो कभी उसका वैल्यू कुछ, कभी उसका वैल्यू कुछ, यानी कि हमेशा इसका मान चेंज होते रहता है। लेकिन एक इसी तरह होता है अचर। क्या होता है, अचर। अचर का वैल्यू क्या होता है कि हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि अगर आप क्लास 1 में भी अगर 1 का वैल्यू पढ़े होइएगा तो आज भी 1 पढ़िएगा, अगर 2 पढ़े होइएगा तो आज भी 2 पढ़िएगा, और 3 और 4, ये सब का वैल्यू क्या होता है कि फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो जो आपको नंबर में आता है, काउंट में आता है, काउंटिंग में आता है 1 2 3, कोई भी संख्या, वो सब क्या कहलाएगा, आपका अचर कहलाएगा। और जो आपको अल्फाबेट में होता है एक्स वाई जेड, वो सब क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है, रैखिक। ठीक है, रैखिक समीकरण। अब रैखिक मतलब क्या होता है कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए। रैखिक मतलब होता है चर का अधिकतम जो घात होना चाहिए, क्या घात जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चर का घात। तो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। अगर 1 रहेगा तो रैखिक कहलाएगा, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तब जाकर वो रैखिक कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग समीकरण का। तो देखिए, समीकरण क्या होता है एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, बहुपद पढ़े हुए हैं।
ठीक है। और समीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ भी ले, मान लीजिए कि x ले और इक्वल टू में हम कुछ भी लगा दे, 1 लगा दे, यानी कि इक्वल टू आना चाहिए, क्या बराबर का साइन आना चाहिए, संतुलन बनना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमने पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में बहुपद को पढ़ा था। चलिए यहाँ पे एक बहुपद ले लेते हैं x-2, ये क्या है, बहुपद है, ये अभी तक बहुपद है, लेकिन जैसे ही इसमें हम जीरो इक्वल टू यानी कि बराबर में कुछ लिख देते हैं, एक ही लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण। ठीक है, तो जैसे इक्वल टू यानी बराबर का साइन लगा तो वो आपका समीकरण हो गया। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, जैसे कि x² - 2x + 1। ठीक है, ये भी देखिए अभी तक बहुपद है, जैसे इसमें अगर हम 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आप अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको समीकरण का भी मतलब समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है आपको युग्म। क्या आता है, तो युग्म। अब युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है आपको जोड़ा। जोड़ा, अब जोड़ा को हम आमतौर पे क्या समझते हैं, जैसे कि हम कुछ दस्ताना खरीदने जाते हैं, ग्लोव्स खरीदने जाते हैं, तो जब हम ठंडी के मौसम में ग्लोव्स खरीदने जाते हैं तो क्या एक हाथ का ग्लोव्स खरीदते हैं, क्या हम सिर्फ इस हाथ का या फिर इस हाथ का ग्लोव्स खरीदते का, हम दोनों हाथ का ग्लोव्स करते हैं, यानी कि जोड़ा खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, वही जोड़ा की बात कर रहा है, यानी कि समीकरण तो होगा लेकिन क्या होगा, युग्म में होगा। इसको हम लोग और आगे विस्तार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर इसे आप नोट करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट में आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप फॉर्मेट यानी कि आप टेक्स्ट बना करके लिखिएगा उतना आपको रिवीजन करने के समय में ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अगर इसे नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे जो युग्म हमने अभी चर्चा किया, उसी युग्म को यहाँ समझने वाले हैं। कहता है कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म की यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको दो चर के बारे में बताया कि दो होगा और चर होगा। चर कौन होगा, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिससे कि x y z। ठीक है, उसके बाद रैखिक बताया। रैखिक मतलब क्या होता है, जिस चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समीकरण का मतलब क्या बताया कि किसी बहुपद में, किसी भी बहुपद में अगर इक्वल टू में हम कुछ भी डाल दें तो इक्वल टू आ जाए, समीकरण बन जाएगा। और युग्म मतलब क्या बताया मैंने, जोड़ा बताया। क्या बताया, तो युग्म मतलब मैंने जोड़ा बताया। अब ये जोड़ा को हम कैसे समझेंगे और समीकरण में जोड़ा कैसे होता है उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज मान लीजिए कि हम एक समीकरण लिखते हैं। समीकरण ये है कि a1x, ठीक है, प्लस में b1y प्लस में c1 और इक्वल टू में 0 जब हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। मान लीजिए कि ये हम पहला समीकरण को लिख लिए। अब हमको युग्म बनाना है, यानी कि एक और समीकरण बनाना है, तो इसी का हम क्या करेंगे, रूबरू एक और समीकरण ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर a1 की बात की है तो हम लेते हैं a2x प्लस, अगर b1 है तो यहाँ पर b2y और यहाँ पर c1 है तो c2 और इक्वल टू में क्या करेंगे, 0 करेंगे या कुछ भी करेंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। और ये क्या है आपका समीकरण 2। अब हम बात करें तो ये जो मैंने दो समीकरण का युग्म बनाया है, यही आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। तो इस चीज को आप 100% नोट करिएगा कि यह क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, तो आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज होती है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए अगर इसमें अगर आप देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, आपको a1 देखने को मिलेगा। ठीक है, x को तो मैं समझा चुका हूँ, y को समझा चुका हूँ, x को y को इस सबको समझा चुका हूँ कि ये क्या है, आपका चर है। ठीक है, चर। लेकिन यहाँ पे मैंने a1 लिया है, b1 लिया है, c1 लिया है और a1, a2, b2 और c2 लिया है। इसका क्या यहाँ पे अर्थ है उसको समझिए। ठीक है, अगर हम आपको कहते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, a1 है, ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, तो ये b2 है, b1 है, उसके बाद क्या है, c1, एक मिनट, c1 है,
उसके बाद फिर से अगर हम इसमें देखें इस समीकरण में, तो हमें क्या है, A2 है, B2 है और C2 है, यही है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपको A1 B1 और A2 B2 इसका जो वैल्यू होगा आप वो नोट करके लिख लीजिएगा कि कभी भी आपको जीरो के बराबर नहीं होगा, कभी भी इसका मान जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी कि आपको A1 का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, A2 का भी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा और B1 का भी वैल्यू कभी जीरो होगा नहीं और B2 का वैल्यू भी कभी जीरो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए देखिए। यहाँ पे A1 है, अगर इसको जीरो कर देंगे तो यहाँ पे जो चर है इसको पूरा को जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको B1 है, अगर इसको जीरो करेंगे तो Y भी जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ A2 है, इसको भी जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, B2 है, इसको जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे चर रहेगा ही नहीं, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि इसमें कितना चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसलिए A B और A B ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और देखिए जीरो नहीं होगा तो और क्या होगा, तो देखिए आपको A1 A2 B1 B2 ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए और C1 और C2 जीरो हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा की बात करेंगे, अगर हम इस पूरा को बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपको एक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या होता है। क्लियर है, यानी कि अगर हम ए बी और ए बी की बात करेंगे, सिर्फ ए बी की बात करेंगे तो एक क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर पूरा का बात करेंगे तो क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। लेकिन वास्तविक संख्या में जो जीरो होता है, ये ए बी की वैल्यू कभी नहीं जीरो के बराबर हो सकता है, बल्कि C1 और C2 का जो वैल्यू है वो आपका जीरो भी हो सकता है और सभी वास्तविक संख्या भी हो सकता है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ गए। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी जानते हैं। इसको जरा आप नोट करना चाहते हैं तो इससे पहले नोट करिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप ये नोट कर लिए होइएगा। तो हम लोग अगला पेज को लेते हैं। देखिए, हमने आपको सबसे पहला जो चीज़ बताया वो बताया कि A1 क्या है, x प्लस B1 y प्लस में C1 इक्वल टू जीरो, यही पढ़ाया। ये आपका मैंने पहला समीकरण को पढ़ाया था। दूसरा समीकरण मैंने आपको पढ़ाया कि A2x प्लस B2y प्लस में C2 इक्वल टू में जीरो, और ये क्या है समीकरण आपका दूसरा मैंने बताया। और यही क्या था, आपका व्यापक रूप भी था। अगर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, A1 वटा A2 और B1 वटा B2 और C1 वटा C2, इसकी संबंध को हमको सबसे पहले समझना है। ठीक है, अगर इसकी संबंध की बात करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे A1 बन जाएगा और बटा में मुझे A2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों समीकरण का जो आपको x का गुणांक है और y का गुणांक है, उसको हम लोग रेशियो फॉर्मेट में तुलना कर रहे हैं, अनुपाती फॉर्मेट में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हम इक्वल टू का साइन लेके इसको इक्वल में करते हैं, B1 वटा B2, आगे इक्वल में हम C1 वटा C2 भी कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम तैयार कर लेते हैं। अब इस फॉर्मेट के हमें क्या क्या मिलता है उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्या था, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। अगर इसी का हम एक एग्जांपल लेते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, देखिए जरा। अगर हम कहेंगे कि A1 की जगह मान लीजिए कि 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस में B1 की जगह मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 को आखिर हम लिखते नहीं है तो सिर्फ y हो जाएगा, और प्लस में C1 की जगह पे हम मान लीजिए कि हम कुछ ले लेते हैं जैसे कि 4 इक्वल टू में 0। इसमें भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 4x प्लस में हो जाएगा आपका 2y, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 8 ले लिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को हम अगर तुलना करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, देखिए A1 की वैल्यू अगर इसमें अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया है। अगर इसको हम इस फॉर्मेट में अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा,
A1 की वैल्यू क्या है तो 2 है, और A2 का वैल्यू क्या है तो 4 है। इक्वल टू करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है तो 4 है और यहाँ पे क्या है 8 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा ज़रा देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे मिलेगा 1/2, इसको भी सॉल्व करिएगा तो मुझे मिलेगा 1/2, और इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे मिलेगा 1/2 ही, 2 यही मिल रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, ये सभी क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी कि इसमें A1 और A2, B1 और B2 और C1 C2 सबका वैल्यू क्या है समान है। इस फॉर्मेट में हम लोग कहते हैं कि इसका अनंत हल है। क्या है अनंत हल है, यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन अगर किसी भी इक्वेशन में आ जाए तो आपको आंख मूंद के कहना है कि इस समीकरण का क्या होगा अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, इस फॉर्मेट में आने के बाद। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ और समीकरण का तो हम लोग इधर समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ और समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक समीकरण ले लिए कि 4x + 2x + 4 = 0 मैंने लिया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 2x + y, यहाँ पे 1 मिनट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्योंकि यहाँ पे भी x से लिख दिया, यहाँ पे y होगा, एक y होगा। ठीक है, और प्लस में मान लीजिए कि यहाँ पे 4 ही है। अब इसमें अगर हम देखेंगे इस फॉर्मेट को अप्लाई करके तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हमें मिलेगा 4/2 और इक्वल टू में मिलेगा 2/1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं कि, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 4/4 मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे मिलेगा 2/1, और यहाँ पे 2/1 ऑलरेडी है, और यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 मिलेगा। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 ये बराबर दिख नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा सिचुएशन अगर आपको बने कि आपको एक बराबर हो जाए और तीसरा आपको बराबर ना हो, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में आपको कहते हैं कि कोई हल नहीं है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक है, इस फॉर्मेट को दर्शाते हुए हम कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। और इसी में एक और फॉर्मेट आपको बनता है, वो क्या बनता है उसको हम लोग देखते हैं। एक फॉर्मेट हम मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम समीकरण का कि 2x + 5x लेते हैं। ठीक है, 5y + 6 = 0, ये मैंने एक समीकरण लिया, और इसी को स्पष्ट करते हुए एक और समीकरण लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस में y + 4 = 0। अब इसमें अगर इस फॉर्मेट को अगर हम देखेंगे इस फॉर्मेट को तो क्या मिलेगा देखिए ज़रा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 2/3 और इक्वल टू में मुझे मिलेगा 5/1, और देखिए, और यहाँ पे एक बात कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे 2/3 और 5/1 ये आपको आगे यही दोनों आपको क्या हो रहा है कि इक्वल नहीं है। यहाँ पर सभी इक्वल था, यहाँ पे ये दो इक्वल था और ये इक्वल नहीं था, और यहाँ पे पहली में इक्वल नहीं है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर आपको कोई समीकरण आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में अगर आ जाएगा किसी भी आपका इक्वेशन, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि केवल इसका एक हल है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। तो इसे आप जिस भी फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं अपने नोटबुक में आप ज़रूर इसे नोट करें। हम लोग आगे इसी चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसका क्या ग्राफ होता है उस पर भी हम लोग अभी अध्ययन करते हैं अच्छी तरह से। ओके, चलिए हम लोग एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमने अभी बताया था कि एक जो फॉर्मेट हम बना रहे थे, क्या बना रहे थे, तो बना रहे थे A1
A2 इक्वल टू क्या कर रहे थे, तो B1 अपॉन B2। जब हमने सबसे लास्ट में देखा था तो सबसे लास्ट में जो था ये पहली बार में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दोनों बराबर नहीं हो रहा था, यही था। चलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मान लीजिए कि ये बराबर नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो आपको ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, और इसका जो हल होता है, हल आपका केवल एक होता है, और इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो रेखा होती है इस प्रकार से होती है, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, और यहाँ पर केवल एक हल होता है, एक हल, केवल एक हल, इससे ज़्यादा नहीं। एक सिचुएशन मेरा बनता है कि A1 अपॉन A2 और इक्वल टू में B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है कि ये दोनों एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें कोई हल नहीं है, और इसका जो रेखा होता है क्या होता है, समांतर होता है। सपोज मान लीजिए कि एक रेखा गया और उसी के समांतर यानी कि बीच का दूरी हमेशा समान होने वाले एक रेखा मेरे और गुजर गया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समांतर रेखा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा, समांतर रेखा। और इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कटता है प्रतिच्छेद रेखा और एक हल, और इस प्रकार के अगर पहला मैच खा जाए और दूसरा मैच नहीं खाता है तो समांतर, ठीक है, और कोई हल नहीं। और एक सिचुएशन मैंने देखा था कि सबसे पहले A1 अपॉन A2 इक्वल टू में V1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। इस सिचुएशन में हमने क्या देखा था कि सभी बराबर हो गया था। अब सभी बराबर हो जाएगा तो इसमें जो ग्राफ होता है आपको एक दूसरे को क्या होता है कि संपाती होता है। मान लीजिए कि ये कोई रेखा है और इसी पर एक और रेखा रिपीट हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं, संपाती कहते हैं। और इसमें जो आपको हल की संख्या होती है, हल आपको हर बिंदु पर देखने को मिलता है, यहाँ पे हर बिंदु पर, यानी कि इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत होगा, अनंत होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हल मैंने क्यों कर रहा हूँ, भले कोई हल नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बिंदु आपको एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे एक हल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक ही बिंदु पे काट रहा है, इसलिए एक हल हो रहा है, और यहाँ पर अनेक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका अनेक हल है, अनंत हल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग इतना थ्योरी करने के बाद हम लोग कुछ प्रश्नावली को भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रश्नावली को जो मेरा आपका 3.1 है वो कुछ यूनिक सा है। देखिए प्रश्नावली क्या कहते हैं। देखिए आपने अगर इस बात को अगर नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हैं। हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए प्रश्नावली जो है आपका क्या कहता है, 3.1 जो प्रश्नावली है इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट से हमको जो हमने दो चर समीकरण युग्म होता है उसको हमें बनाना है, यानी कि बीजगणितीय रूप में हमें निरूपित करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है कि आफ्ताब एक व्यक्ति है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजन है? तो मनोरंजन है। तो ये सब सिर्फ एक छोटी सी उससे मतलब नहीं है। कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए हमारी इस चैप्टर में हमें 4 विधि पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो विधि है आपका ग्राफी विधि है, दूसरा विधि आपको प्रतिस्थापन विधि आएगा, तीसरा आपको वर्ग गुणन विधि आएगा, और चौथा आपको विलोपन विधि आएगा, ठीक है। तो हम लोग सब विधि को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है
कि बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक आफताब है और आफताब का पुत्री है और उसकी उम्र की कुछ हमें स्टेटमेंट देना है, उसको हमको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हल करते हैं और हल में लिखते हैं माना। यहाँ अब्बास की जो संख्या उम्र है, आफताब है तो आफताब की आयु अगर हम माने तो इसको अगर हम x मान लें तो कोई दिक्कत, आफताब की जो भी आयु उसको हम x मान लिए हैं। और आफताब का जो पुत्री है, ठीक है, माना आफताब की पुत्री की बात कर रहा है, तो पुत्री की जो आयु है उसको हम लोग मान लेते हैं, आयु जो है उसको हम लोग y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्रश्न से देखेंगे, यहाँ पे जगह कम है लेकिन हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग प्रश्न से देखेंगे कि प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से देखिएगा तक आपको कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व हमने क्या माना है कि आफताब की आयु x है और आपका यहाँ पे आफताब के पुत्री का आयु क्या है, y है। तो 7 वर्ष पूर्व जा रहा है, तो मान लीजिए कि अगर हम ये दोनों की आयु को अगर इक्वल टू करें, बराबर करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू मेरा y हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आपको किसी भी हाल में इक्वेशन बनाना है और समीकरण बनाना है तो आपको इक्वल टू लाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है, पीछे, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो इसमें से भी घटाएंगे। 7 वर्ष पूर्व की बात है, तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि कौन था, तो आपका यहाँ पे जो आफताब है वो 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। यहाँ पे मेरा पहला क्लियर होता है। तो जब ये 7 वर्ष ज़्यादा 7 गुनी आयु ज़्यादा था आफताब का, तो अगर हम पुत्री से इक्वल टू करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुना इसमें नहीं बल्कि हमें गुना इसमें करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बराबर होगा। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? अगर इस चीज़ को समझ गए तो ये चैप्टर आपका हलवा है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x - 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y, क्योंकि गुना कर रहे हैं, और माइनस में 49, यही होगा। अब इसको इक्वेशन में हम तत्परी करेंगे, तो क्या हो जाएगा x और माइनस में 7y और उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 42, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया, ये जो आया मेरा पहला समीकरण आया। अब इससे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे क्या कह रहा है, फिर से पुनः प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। तो हमें जगह तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जगह की अरेंज करते हैं, इधर ही ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगला पेज लेंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगा। तो हम लोग लिखते हैं पूरा प्रश्न से। अरे बाबा, पुनः प्रश्न क्या होगा, देखिए जरा। हमने यहाँ तक की समस्या को पढ़ चुका है। अब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अब्बास की उम्र यानी कि आफताब का उम्र इक्वल टू में करेंगे उसके पुत्री का उम्र। अब 3 वर्ष बाद यानी कि 3 इसमें भी प्लस करेंगे और 3 इसमें भी प्लस करेंगे, ठीक है। कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन, तो आफताब 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यानी कि अगर हम बराबर करेंगे तो फिर से हमें गुना किस में करना पड़ेगा, तो गुना हमें इसमें करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या ये मनोरंजन है? मनोरंजन तो है ही है, क्योंकि समस्या हमको क्वेश्चन बनाने में मनोरंजन आ रहा है। अब इसको जब हम समीकरण में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे x + 3 और इक्वल टू में मुझे क्या मिलेगा 3y और प्लस में 9, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम और समीकरण में बदलेंगे तो क्या होगा, चलिए देखिए, समीकरण में बदलते हैं। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x
माइनस 3y और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये मेरा जो आपका था ये आपका क्या आ गया, तो समीकरण दूसरा आ गया। इसे भी आप नोट करें, ठीक है। तो पहला समीकरण आपका ये था और दूसरा समीकरण ये था। तो हमें जो कह रहा था कि बीजगणितीय, ठीक है, जो बीजगणितीय स्थिति में हमें निरूपित करना था वो हमने पहला बीजगणितीय और दूसरा बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया। अब इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हम लोग अगले वीडियो में इसका नियम सीखेंगे और हम लोग इसको हल करेंगे। तो इतना बात अगर आपको समझ आ गया है तो आप लोग बताइए कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए, मैं आपको और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में जो प्रश्नावली 3.1 है इसको क्लियर करेंगे, फिर से करेंगे, ताकि हमें जो भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, वो हम लोग अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं हम लोग एक अच्छी तरीके से पढ़ते हुए। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।